ये अच्छा है। रीजनिंग की क्लास 5 बजे लगेगी भाई। थोड़ा भाई आज पहला दिन है, थोड़ा टाइम सही मैनेज को नहीं हो रहा। कल से जो टाइम होगा आपको सुबह बता दिया जाएगा, ठीक है। उसका आज शाम ने बता दूँ, उससे टाइम पर क्लास लगेगा करेगी, ठीक है। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई। एक मिनट रुक जाओ भाई, अभी करते हैं शुरू। आ जाओ भाई, कड़ गए मेरी कलम यारी। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल में भाई भरी दोपहरी में 3:30 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर स्वागत करूँ। तो सुना दो के अंदर है, आ जाओ फटाफट सी। नोटिफिकेशन कौन गया दिन में 3 तो ऊपर क्लास होली जाओ भी कौन भाई। नोटिफिकेशन नहीं गया भाई, मेरा को कर लगा बच्चे ना क्लास स्टार्ट होगी गई। चलो टेलीग्राम पर तो लिंक शेयर मारे रखे, आज बच्चे कम आओगे इस हिसाब से। तो फिर सर आपका बिरड लड़ेगी, अरे मेरा तो लड़ेली भाई, आड़े कितने निशान भी होगा। देखो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। इकोनॉमिक्स भाई, अर्थव्यवस्था स्टार्ट करेंगे भाई। आज की हमारी क्लास इकोनॉमिक्स की रहेगी भाई। आप लोगों को पता भी नहीं, दिल्ली पुलिस, ऑल एसएससी एग्जाम, साथ में सीईटी, ग्रुप डी, या आप कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, उसके लिए आपने जीके की सीरीज स्टार्ट करी थी। हम लोग स्टैटिक जीके पूरी कर चुके, पॉलिटी पूरी कर चुके, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा था, एक और सब्जेक्ट था उसका, ज्योग्राफी पूरी कर चुके। और आज से हम लोग भाई इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने लग रहे हैं। 10 दिन के अंदर तुम्हारी इकोनॉमिक्स स्टार्ट फिनिश करवा दूंगा। आज क्या तारीख होगी, 5 होगी, मोटा मोटा समझ लो 15-16 तारीख लग तारी इकोनॉमी पूरी हो जाएगी। उसका पाछा फिर स्टार्ट कराएंगे हिस्ट्री, और 15-16 सितंबर लग तारा सारा जीके का सिलेबस हो जाएगा पूरा, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते भाई आज इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था से बहुत सारे बच्चे का बड़ा करा हुआ इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती जी, जमा मुश्किल लाग है, इसी डाल करवाए जो भाई सारी उम्र याद रहोगी, ताउम्र, ठीक है। इस बात की अपनी गारंटी है, गारंटी दिया गया ना भाई याद करवाने की, ठीक है। इस क्लास की आपको मतलब पीडीएफ जो बोर्ड पे लिखा वो सारा, या अगर आप आपको इसके हैंडरिटन नोट्स से, यानी जो मैं सोदा बोर्ड पे लिखाया चाहिए, तो आप अपना बैच ज्वाइन कर सकते हो। जॉब टारगेट के नाम से आपको मिल जाए प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। ऐप मिल जाए, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपका एक तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स है, एक आपका कंप्लीट जीके का कोर्स है, एक आपका सीईटी ग्रुप डी का कोर्स है, तीनों के अंदर से एक आपका सीईटी मेंस का कोर्स है, ठीक है। इन चारों के अंदर से कोई सा कोर्स लेना, सभी के अंदर आपकी यही क्लास जाएगी भाई एज इट इज, ठीक है। मतलब एसएससी लेवल की आपको जीके करवाई जाएगी, ठीक है भाई। स्टार्ट करा भाई, चलो स्टार्ट करते। 1 साल की वैलिडिटी है भाई, कोई सा कोर्स ले लियो से। तो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था बोलते किसको भाई? पहली चीज तो भाई जो भी अपना पास पैसा हो ना, पैसा, उससे ती इकोनॉमी बोलना, हाँ उससे ती अर्थव्यवस्था बोलना। जैसे मान लिया तो मैंने सुना भाई वो अमीर आदमी है भाई, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। आर्थिक का मतलब यही है, यानी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, यानी उसके पास जो पैसा है वो अच्छा खासा है, तो इसलिए वो इकोनॉमिकली रूप से मजबूत है। चीजें समझ में आई। दूसरी बात आपने देखा जी, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने का मतलब क्या भाई, मैं गरीब हूं, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही वीक है, मतलब समझ में आ गए। यानी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का मतलब समझ में आया। इसका मतलब ही ये है कि भाई पैसा, भाई तारा ब्योत कितना, तारा जुगाड़ कितना है, पीछा का हिसाब था, उससे त्या भी इकोनॉमिक बोल रहा, इकोनॉमी बोल रहा, अर्थव्यवस्था बोल रहा। चीजें समझ में आई, ठीक है। अब ये जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, इसको हमने 2 भागों के अंदर बांट लिया। जब हम इसकी स्टडी करने लग रहे थे, जब हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ने लग रहे थे, अर्थव्यवस्था के बारे में, तो हमने इसको कितने भाई 2 भागों के अंदर बांट लिया। कौन कौन से 2 जी? एक का नाम रख दिया हमने माइक्रो इकोनॉमी। क्या रख दिया? माइक्रो इकोनॉमी, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। ठीक से जी, यह बात तो आपकी बड़ी अच्छी बात बताई अपना, कोई बात ना, मैं बताया दिया करो मैं से। दूसरी का नाम हमने रख दिया मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी अभी समझाऊंगा सारी चीज, हम भड़क ना लिया करो, गेल गेल लिखी जाओ बस, ठीक है। मैक्रो का मतलब है बड़ा, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था, ठीक है जी। आगे चीज समझ में आओ तो ये मैं समझाने लग रहा लगता है,
आओ क्यों को नहीं। ठीक है, तो दो तरीके की हमारे पास अर्थव्यवस्था होती है। हमने इसकी स्टडी के लिए यानी इसको अच्छे से अध्ययन करने के लिए हमने इसको दो भागों में बांट दिया, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या, छोटा, यानी जो छोटा ब्योंत वाली चीजें की बात करें, जिसका जुगाड़ छोटा हो। जुगाड़ छोटा मतलब समझो, यानी पैसे के हिसाब से जिसकी कैपेसिटी कम हो, जो छोटी चीजों का मालिक हो, उसको माइक्रो के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। माइक्रो के अंदर जैसे मान लिया कोई एक व्यक्ति है, जैसे तारमा तो कोई एक बालक मान लिया भाई, इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम मान ली भाई रोज की 1000 रुपये है, महीना के 30,000 रुपये कमाओ है, या इसकी इनकम, यानी हमने एक छोटे लेवल की इकोनॉमी की बात करी, छोटी बात करी। ठीक है जी, उसको हम लोग किसके अंदर मानते हैं, माइक्रो इकोनॉमी के अंदर हम उसको मानते हैं। भाई छोटा मोटा कोई एक व्यक्ति हो गया, कोई परिवार हो गया, 4-5 जने हैं घर के, भाई ये महीना के 2 लाख रुपये कमाओ, इस हिसाब तक समझ लो सारे घर के मिलके। ठीक है, साल के भाई 24 लाख हो गए, इस तरीके एक सिर्फ आप एक मारा है भाई स्टडी के लिए। मैक्रो का मैं आप बड़ा लेवल पर चीजें लेके चला, पूरा देश, हमारे देश की कमाई इतने करोड़ रुपए है, भारत देश एक साल में इतने करोड़ रुपए की कमाई करता है, इतना खर्चा कर देता है। ठीक है, अंबानी और कितनी फैक्ट्री हैं, उन फैक्ट्रियों की इतनी कमाई है, इतने ट्रिलियन, इतने बिलियन। ठीक है, मतलब कि जो बड़े लेवल के पैसे की बात करें उसको हम लोग मैक्रो में लेके चलते हैं, छोटे लेवल के पैसों की बात है उसको माइक्रो में लेके चलते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर हुआ नहीं हुआ, अभी देखते हैं। इसके अंदर लिखता हूं, इसकी स्टेटमेंट लिखो तब आपके और अच्छे समझे। तो माइक्रो इकोनॉमी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं भाई, छोटे लेवल की यानी व्यक्तिगत इनकम, कोई एक व्यक्ति है उसकी पर्सनल इनकम, या फिर एक बंदे की कोई कंपनी है या उसने कोई एक उत्पादन कराया है, उसकी इनकम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमी बोलेंगे। लिख लो भाई, कोई एक व्यक्ति की इनकम, उसकी इनकम कितनी है, वो उत्पादन कितना करता है, मतलब कितना प्रोडक्शन करता है। जैसे मान लिया मैं हूं एक व्यक्ति, मैं मान लिया मैं रोज की 2 क्लास निकालने लग रहा हूं वीडियो में, तो यानी मेरी इनकम के रोज का मैं 2 क्लास में प्रोडक्शन करूं। एक कोई बड़ा चैनल है, मान लिया कोई बड़ा यूट्यूब चैनल जिसको सब दिन क्लास चलना लाइव, वो बड़ी इकोनॉमी, बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो दिन में 10-10 क्लास कड्डा है लाइव, अपना 2 कड्डा है, तो यानी कि अपनी छोटी इकोनॉमी, अपनी छोटी अर्थव्यवस्था है। बड़ी अर्थव्यवस्था लगा ज्यादा क्लास लिखड़ेंगे दिन में, चीज समझ में आई। तो वही चीज आ रहा है, यानी कोई एक व्यक्ति की इनकम, उसका उत्पादन, या फिर उसकी जो भी एक व्यक्ति की कोई पर्सनल कंपनी है वो, तो इन सब चीजों की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं सब चीजों की स्टडी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। के अध्ययन का मतलब स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई, इतनी चीज दिमाग में घुस गई भाई, घुस गई जी। अब ये जो हमारी माइक्रो इकोनॉमी है ना, इससे रिलेटेड प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि जो हमारी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमी, इसके पिता किसको बोला जाता है भाई। इसका पिता, ये बहुत बार आ चुका है पेपर के अंदर, तो इसका पिता बोला गया है एडम स्मिथ को भाई। इसका पिता किसको बोला गया है, एडम स्मिथ। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी याद भी करो, टेंशन ना लो। एडम स्मिथ, या देखो स्मिथ का मतलब हो गया, देखो एडम स्मिथ, तो स्मिथ से क्या बन गया, सीमित। सीमित का मतलब कहता है लिमिटेड, यानी जो एक लिमिटेड अर्थव्यवस्था के बारे में स्टडी करवाई जिसने, उसका नाम था एडम स्मिथ। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमी के जनक या पिता किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। इनको आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक भी बोला जाता है, ये लाइन भी लिखो। एडम स्मिथ को ही क्या है, आधुनिक अर्थव्यवस्था, इसका मतलब समझ गए, यानी मॉडर्न जो हमारी इकोनॉमी है इसका जनक भी इन्हीं को बोला जाता है, अर्थव्यवस्था का जनक भी बोलते हैं भाई। ठीक है, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक किसको बोलते हैं, तो एडम स्मिथ को हम लोग आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक बोलते हैं। ठीक है जी, एक इनकी किताब भी है और उस किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। एग्जाम के अंदर आता बहुत बार द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ का मतलब क्या हो गया, संपत्ति, यानी वही अर्थव्यवस्था की बात होने लगी तो अर्थव्यवस्था के अंदर एडम स्मिथ आएगा। ठीक है, यानी द वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है, इसके राइटर कौन है, हमारे एडम स्मिथ। ये चीज भी यहां पर लिखोगे, द वेल्थ ऑफ नेशन जो हमारी बुक है, ये भी एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुकी है। देखो भाई, मैं तारती पहला बताऊं, बिना बात की चीज मैं को नहीं लिखवाया करूं। जोन सी चीज आज तक एग्जाम का मैं आइए नहीं,
या फिर जिसके आने की संभावना बिल्कुल जीरो में, वो लिखवाया है कौन करूं? सिर्फ काम की चीज लिखवाऊं तो किसी भी चीज को आप ये ना सोचिए भाई ये तो पेपर में पूछा है कौन, पूछोड़ी चीजें करवाया करो मैं सारी। ठीक है, इनकी बुक का नाम था। तो देखो अभी तक मैंने क्या पढ़ा, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा। अर्थव्यवस्था को मैंने दो भागों के अंदर बांटा, एक को माइक्रो, दूसरी को हमने मैक्रो। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। ठीक है, माइक्रो का मतलब हो गया छोटे लेवल के ऊपर अगर हम अर्थव्यवस्था की स्टडी करते हैं। छोटे लेवल का मतलब जैसे भाई किसी एक पर्सनल को, एक व्यक्ति है, उसकी इनकम कितनी है, वो उत्पादन कितना कर रहा है, उसकी कंपनी कितनी है। ठीक है, तो यानी छोटे लेवल पर जो हम पैसे की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके ब्योत की, उसकी कैपेसिटी की स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी के जनक किसको बोलेगा, पिता किसको बोलेगा? एडम स्मिथ। स्मिथ का मतलब है सीमित, यानी जो एक छोटी सोच, छोटी सीमित दायरे की सोच है। ठीक है, इनकी बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, और इनको आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक भी बोला जाता। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, एक बार के लिए कमेंट करके बताओ सभी साथी। नेटवर्क इश्यू, इधर कोई नेटवर्क इश्यू नहीं भाई, यहां पर सही चलने लग रहा है। मेरे यहां पर कोई नेटवर्क इश्यू नहीं है भाई। नेटवर्क इश्यू आपके यहां पर मिलेगा भाई मेरे हिसाब से। इधर तो सब कुछ सही चलने लग रहा है भाई। ठीक है, ओके। अब इसी के अंदर हमारे पास आती दूसरी अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो का मतलब क्या हो गया? बड़ा। माइक्रो छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा, यानी जिसके अंदर हम लोग पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करें। ठीक है, पूरे देश का उत्पादन, पूरे देश के खर्चे, ठीक है, अगर हम उनका अध्ययन करें तो उसको बोलते हैं मैक्रो। तो मैक्रो के अंदर क्या होगा? जिसमें पूरे देश के उत्पादन, इनकम, इनकम को हिंदी में आय बोलते हैं, इनकम, खर्चे आदि का अध्ययन करें। अध्ययन करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो मतलब बड़े लेवल के ऊपर हम लोग क्या है? पैसे का अध्ययन करने लग रहे हैं। ठीक है जी। इसके फादर किसको बोला जाता है? जैसे मैंने देखा माइक्रो इकोनॉमी, उसका फादर किसको बोला गया? एडम स्मिथ को। तो इसका फादर किसको बोला जाता है भाई? यानी जो मैक्रो है भाई, इसका जनक कौन है? बड़ी वाली जो अर्थव्यवस्था, इसका जनक कौन है? तो इसका जनक है हमारा जे एम कीन्स। क्या नाम है हमारा? जे एम कीन्स। जे एम कीन्स। याद कैसे को? देखो जे एम से बन गया जिम। ठीक है, जिम लो भाई। जिमने का मतलब है फ्री में खाना मिलने लग रहा है। जिमो, इतना बड़ा पैसा का व्यापार भरा पड़ा है कि फ्री में है, सब कुछ लूट लो, जिम लो। तो जे एम कीन्स भाई। ठीक है, और इनकी भी एक बुक है, उस बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये बुक भी याद रखनी है, दोनों एग्जाम के अंदर आपकी आई हुई है। इनकी बुक का क्या नाम है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार। रोजगार की एक साधारण सी थ्योरी इन्होंने बताई। अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी आप ही इकोनॉमी के बारे में नॉर्मल चीजें पढ़ने लगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर भी आई है, इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई या नहीं आई? अगर इस ये जो चीज मैंने आपको समझाई, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था मैंने आपको समझाई, इसके अंदर अगर किसी साथी को डाउट है तो मेरे को बता सकता, बताओ फटाफट सी, फिर आगे चलते हैं। सर एमटीएस का भी पढ़ा दो, तो एमटीएस का भी तो कर सकते हो आप इससे। हाँ, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, आज वाली क्लास यूट्यूब पे रहेगी। आज तो अपनी पहली क्लास है ना इकोनॉमी की, आज वाली यूट्यूब पे रहेगी, कल से सारी बैच के अंदर जाएंगी। ठीक है, एक बार के लिए कमेंट कर दो, सबके समझ में आ गया ना? किसी का नो हो, डाउट हो भाई, या चीज समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा समझा सकूं हूं, बता दो एक बार। आ गया जी, समझ आ गया जी, आ गया जी, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल आना भी चाहिए भाई, क्योंकि इसके अंदर कुछ मुश्किल नहीं था। बिल्कुल ठीक है भाई, ओके। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या होता है भाई? आगे अब इतनी चीज आपके समझ में आएगी। अब क्या होता है? जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसको मैंने दो भागों के अंदर बांटा है। आर्थिक, आर्थिक का मतलब ये न समझो पैसे की बात, जहां पर आपको आर्थिक दिखे न समझो पैसे की बात होने लग रही है। आर्थिक गतिविधियों को हमने दो भागों में बांटा है। अब देखो यहां पर एक डिफरेंस अभी आपको समझाऊंगा तब चीजें समझ में आई। आर्थिक गतिविधियों का मतलब क्या है? आर्थिक गतिविधियों का मतलब यह है कि पैसे का जो आदान प्रदान होता है ना,
वो दो तरीके से होता है जो बड़े लेवल पर होते हैं। कौन से? एक तो सरकार के हाथ में पैसे का आदान प्रदान, सरकार बजट जारी करती, इतने करोड़ रुपए इस राज्य सरकार को दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है भाई इतने करोड़ रुपए इस स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए, इतने करोड़ इस स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए। यानी एक तो जो पैसे का आदान प्रदान करते हैं, गतिविधि का मतलब हो गया पैसे का आदान प्रदान, ठीक है। एक तो पैसे का आदान प्रदान कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, ठीक है जी। दूसरा पैसे का आदान प्रदान होता है मार्केट में, समझते हो? मार्केट में शेयर बाजार हो गया, या और कंपनियों का जो मार्केट है, यहां पर इस कंपनी के ऊपर मैंने इतने शेयर इस कंपनी खरीद ले, इस कंपनी के इतने शेयर मैंने खरीद ले, यहां पर बेच दिया। मतलब एक मोटे लेवल पर पैसे का आदान प्रदान एक तो मार्केट में होता, बाजार में हम लोग चीजें खरीदते भी हैं, बेचते भी मार्केट के अंदर। और दूसरा जो बड़े लेवल पर पैसे का आदान प्रदान होता है कहां पर? हमारा केंद्र सरकार के अंदर होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो भी सरकार है वो अलग अलग स्टेट को पैसे देती है। चीजें समझ में आई? तो यानी आर्थिक गतिविधि हमारी कैसे दो भागों के अंदर बटी हुई होती है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक का नाम है सेंट्रली प्लान्ड, सेंट्रली प्लान्ड, ठीक है। सेंट्रली का मतलब है केंद्र सरकार, ठीक है, यानी कि जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध हो, केंद्रीकृत योजनाबद्ध, यानी केंद्र सरकार जिसके अंदर योजना बना बना के पैसे देती है। जैसे यह योजना बना दी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतने इतने हजार रुपए दिए जाएंगे, इतने इतने लाख रुपए दिए, इतने करोड़ का बजट पास कर दिया, ठीक है। ये हर घर पीएम कुसुम योजना चला दी, इसके चल ट्यूबवेल के कनेक्शन दे दिए फ्री में, ठीक है। वो सोलर वाली वो बैटरी दे दी फ्री में, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से पैसे का आदान प्रदान होने लग रहा है। तो इसको कौन कंट्रोल करता? हमारी सरकार कंट्रोल करती है, ठीक है जी। इतनी चीजें एक बार समझनी है मोटी मोटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी, और ये चीजें पेपर के अंदर भी आती हैं। अब जैसे आया हुआ माइक्रो इकोनॉमी के पिता कौन है? एडम स्मिथ। अगर पढ़ रखा है तो कर दोगे, नहीं पढ़ रखा तो देखते रहोगे, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी किताब है? एडम स्मिथ की, ये आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो इतनी चीजें, एक तो हो गया हमारा सेंट्रली प्लान्ड, दूसरा होता है हमारा मार्केट। मार्केट, मार्केट के अंदर भी क्या हमारे पैसे की गतिविधि होती है। आर्थिक का मतलब भी क्या होगा? हमारा इकोनॉमी, यानी जिसको हम लोग पैसा बोलते हैं, ठीक है। यानी मार्केट के अंदर भी हमारे पैसे का आदान प्रदान होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो योजनाएं बनाती है उसके अंदर भी हमारे क्या पैसे का मेनली आदान प्रदान होता है, ठीक है। और मार्केट के अंदर मेनली कौन करता है पैसे का आदान प्रदान? नॉर्मल व्यक्ति, आम आदमी क्या है? नॉर्मल व्यक्तियों द्वारा हमारा आदान प्रदान होता है। मार्केट के अंदर नॉर्मल व्यक्ति करता है। ये आप सब्जी लेने जाते हो, वो भी तो एक मार्केट है। आप आम आदमी हो, नू तो कौन भाई सिर्फ अंबानी ये सब्जी ले आओगा तो हमको ले आ सकते, ले आ सको ना। तो यानी कि जो नॉर्मल व्यक्ति जो आदान प्रदान करते हैं उसको बोलते हैं मार्केट, ठीक है। और जिसके अंदर सरकार योजनाएं बना बना के पैसे का आदान प्रदान करे उसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान। तो हमारी आर्थिक गतिविधियां क्या, हमने दो भागों के अंदर बांटी, वो दो तरीके से हमारे देश के अंदर पैसे का आदान प्रदान होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर आपका क्या है बाजार करते हैं, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर होगी। अब हम इसके अंदर आगे चलते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कितने टाइप की होती है, यह बड़ा अच्छा प्रश्न है और बड़ा ही मतलब आपको मजा आएगा इस चीज के अंदर। जो हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी है जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो हमारी कितने टाइप की है? तो हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है वो मेनली आपकी तीन टाइप की होती है। अभी आपने जैसे बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, ये क्या चीजें, ये भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी याद करवा दूंगा, आजीवन तारे याद रहोगे। तो तीन टाइप की हमारी इकोनॉमी कौन कौन सी होती है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे भाई, ठीक है। जमा छोटी छोटी हैं, एक झटका में याद होगी, क्योंकि तो हमने कदे पढ़ी कौन जैत कौन तरह याद होती। मैक्सिमम बच्चे डरजिया हैं, ओ इकोनॉमिक्स पता नहीं क्या कुछ है, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं। इकोनॉमिक्स सबसे आसान चीजों के अंदर आती है, सिर्फ पैसे का आदान प्रदान है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला जो भाग उसका नाम है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवाद। क्या बोलते हैं जिसको? पूंजीवादी भी बोल देते, पूंजीवादी बोल देते, मर्जी आपकी क्या बोल लोगे, पूंजीवादी। ये क्या चीज होती है? जब मैंने कैपिटलिस्ट बोल दिया, पूंजीवादी बोल दिया, ये क्या चीज आपको बताता हूं। ऐसी चीजें जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या सरकार का कोई रोल नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसे जी? जैसे एग्जांपल देके बताओ। अब आपको बताता हूं, जैसे मैंने गाड़ी ली, मैंने कोई भी गाड़ी ले ली, मैंने मोटरसाइकिल ले लिया, मैंने फोन ले लिया, ठीक है। उस फोन के अंदर सरकार का क्या योगदान है? सरकार ने तो कौन मेरे रुपये दिए हैं, बजा मोहित लेते दे वहां 1 लाख रुपए जा तो एप्पल वाला फोन लिया, तो कौन नहीं,
पर मैं अगर लाता हूं तो मैं मेरी मेहनत की कमाई से, मैं चाहे मजदूरी करता हूं चाहे मैं कुछ भी करता हूं, मैं मेरे रुपया का लाऊंगा। मानो यह बात। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर क्या है, सरकार का कोई रोल ना हो, उसको बोलते पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट। याद कैसे रखो, कैपिटलिस्ट का मतलब मेरी कैपिटल, मेरी राजधानी है, मेरी राजधानी के अंदर सिर्फ मेरी चलेगी, सरकार की नहीं चलेगी। कैपिटलिस्ट का मतलब कैपिटल हो गया, मेरी कैपिटल है, मेरी राजधानी, उसके अंदर क्या है, सिर्फ मेरी चलेगी, सरकार की नहीं चलेगी। तो यानी क्या बोलेंगे भाई, कैपिटलिस्ट के अंदर क्या है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, इसमें सरकार का नो रोल, कोई रोल नहीं होता। ठीक है जी, यानी ऐसे पैसे की अर्थव्यवस्था, ऐसा मतलब पैसा जिसके ऊपर सरकार का कोई रोल ना हो। मैं जो पैसे को, इसमें सरकार का क्या रोल है, कोई रोल नहीं भाई। अगर मैं सरकारी जॉब करता हूं तब मैं उसको मानो उसके अंदर सरकार का रोल है, और उसके अंदर भी ये है भाई, जॉब करूं मैं तो मेहनत करूं, मेहनत करके कमाऊं, नो थोड़ी मैं सरकार में फ्री फंड मा देवा है, मानो यह चीज। तो यानी उसका मतलब है कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। ठीक है जी। सेकंड हमारी अर्थव्यवस्था होती है सोशलिस्ट, जिसको बोलते हैं समाजवादी। और समाजवादी का मतलब क्या, जो समाज के लिए जो आप काम करते हो, यानी समाज के लिए आप पैसा, आपने रोड बनवा दिया, आप अपना पर्सनल रोड थोड़ी है ना होगा तारा, ये कितने नेशनल हाईवे जाओ है, तारा घर का रोड थोड़ी है ना है, बताओ रोक की खड़े या कुछ भी करो, सरकार ने बनाया है, पूरे देश के लिए हो, कोई भी उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि ऐसी चीज जो कि सोशलिस्ट का मतलब समाज, समाज के लिए जो पैसा है, ठीक है, समाज के लिए पैसे के ऊपर किसका हक होता है, सरकार का होता है, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है। अब सरकार सड़क बनाने लगे, मैंने कहूं ना मेरी सड़क से मेरा पीसा था बनी, तेरा मेरा एकला पीछे तकड़ बने, बट टैक्स मैं भी भरू हूं, ताम भी भरो, कोई और भी भरा, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन टैक्स तो सारे ने मिलकर भरा, सबका पैसा मिलके लगा है। ठीक है, तो यानी क्या, तुम्हारा अकेले का पैसा नहीं, यानी जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का जीरो रोल हो, मतलब जैसे मैं हूं या आप हो, कोई पर्सनल व्यक्ति है, उसका जीरो रोल है, सारा रोल सिर्फ सरकार का है, समाज के पैसे के ऊपर सिर्फ सरकार का रोल होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा समाजवादी किसको बोलेंगे, इसमें प्राइवेट सेक्टर का नो रोल, कोई रोल नहीं होता भाई इसमें प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, सारा काम सरकार के हाथ में होता है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आती है हमारे पास मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भाई इसके अंदर हम लोग किन चीजों की बात करते हैं, इसके अंदर हमारी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, यानी कि सरकार वाली चीजों की भी और प्राइवेट सेक्टर वाली चीजें दोनों मिलके काम करती हैं, उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, सरकार भी पैसे खर्च करती है, प्राइवेट आदमी भी पैसे अंबानी जी पैसे खर्च करते हैं, कितनी इंडस्ट्री लगा रखी है, ये जो तुम्हारा नेट चलने लगे रहे वगैरह वगैरह, फोनों के अंदर चलते सारे जियो के चलने लगे रहे, अंबानी जी की देन से चलने लगे रहे। यानी प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है, पब्लिक सेक्टर यानी सरकार का भी रोल है, सरकार ने चीजें परमिशन प्रोवाइड करवा रखी हैं तभी ये चीजें चलने लग रही है, यानी जिसके अंदर दोनों चीजों का बराबर रोल हो। ठीक है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों का रोल हो, उसको मिश्रित बोलते हैं। और भारत के अंदर में कौन सी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पर सरकार का भी उतना ही रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही रोल होता है भाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमें सरकार प्लस प्राइवेट सेक्टर का रोल देखने को मिलता है भाई। ठीक है, और प्रश्न आएगा आपके पास एग्जाम के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो हमारी अर्थव्यवस्था मिक्स्ड है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये चीज भी याद रख लेना, किसकी है भाई, इंडिया की। इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है आपकी, मिश्रित है, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। चीजें समझ में आई। अब कभी ये चीज गलती नहीं करोगे, कभी आ जाए एग्जाम के अंदर पूंजीवादी, पूंजी जिसके पास पूंजी किसके पास होती, पूंजी मतलब पैसा प्राइवेट आदमी के पास होता है। समाज के लिए जो काम करता कौन करता, सरकार करती है, यानी कि सरकार का इसके अंदर रोल होता है, प्राइवेट का कोई रोल नहीं होता। मिक्स्ड के अंदर हमारा सरकार प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं। अब एक बार के लिए मेरे को ये चीज बताओ, ये कंसेप्ट सभी के समझ में आया, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड तीनों टाइप की अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधियां। एक बार के लिए मेरे को कमेंट कर बताओ चीजें आपके समझ में आई या नहीं आई। आई हो तो मैं आगे चलूं भाई, बताओ फटाफट से।
हाँ हाँ बिल्कुल। रिपीट प्लीज भाई, वीडियो ना बैक करके दोबारा देख ले, रिपीट कौन हुआ है। ठीक है, यो सिस्टम ऑनलाइन वाला चीजें तो है फायदेमंद, दोबारा बैक करके दोबारा देख लिए भाई। ओके ठीक है भाई, चले आगे। क्लियर है ना इतनी चीजें? हर एक साथी के एक बार कमेंट करके बताओ, फिर आगे चलते हैं भाई। राम राम सर, राम राम भाई, राम राम। आज इसको पूरा कर दें, इकोनॉमी का पहला चैप्टर हमारा पूरा कर दे भाई। मेरा लक्ष्य है 10 दिन में इकोनॉमी पूरी करवा दूंगा। ठीक है, बीच में 20 दिन की छुट्टी मार ली। 20 दिन की छुट्टी क्यों मार ली जी? सीईटी का पेपर की तैयारी करवाया करता मैं बड़का की। ठीक है, तो उससे करवाया चीज डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मतलब स्पेशल करा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर तो दिसंबर में आना है। ठीक है, तो इसलिए सारा सौदा धीरे धीरे चल रहा था। ओके चलो आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। देखो भाई, अब हम लोग ये जो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और जो मिक्स्ड तीनों टाइप की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें अलग अलग होती हैं, आ जाओ फटाफट से, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर एग्जामिनर पूछता है। यहां पर मैं जो भी चीजें आपको करवाने लग रहा हूं ना, इसके जब एमसीक्यू कराऊंगा तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ भाई प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आधा का तो भी यो बैम होगा, इसमें तो प्रश्न कुकर पूछेगा एग्जामिनर। ये सारी चीज समझ लोगे ना भाई, फिर तो कोई भड़के को नहीं, फिर तो चाहे कुकरे पूछ ले भाई एग्जामिनर, तो हम एग्जामिनर का सारा सौदा पैड़ दोगे। और अगर आप लोग समझोगे ही नहीं ना, रटने की कोशिश करोगे ना भाई, रट के काम चला लिया, तो बात नहीं बनेगी मेरे भाई। ठीक है, चीज को समझ लो। ये तो आर्थिक समझान ला रहे हैं, अर्थव्यवस्था सारी डाल की कौन सी के हुआ है, पूंजीवादी और सभी तरीके की। ठीक है, पहले नंबर पे हमारे पास कौन सी थी? अभी अभी हमने देखी थी, कौन सी? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। स्पेलिंग ये थी कैपिटलिस्ट की, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट के अंदर आगे पूंजीवादी, समाजवादी और मिक्स्ड हो गई हमारी मिश्रित। तीन टाइप से हमने बांट दिया। अब जो हम डिफरेंस करेंगे वो किसी ना किसी बिहाफ पर करेंगे। भाई किस बिहाफ पर आप लोग डिफरेंशिएट करोगे? पहले नंबर पे आता है हमारे पास ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होगा स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर डिफरेंशिएट करना। कैसे भाई? किसके अंदर किसका स्वामित्व होता है, यानी किसका मालिकाना हक होता है। अब ये मैंने बताया कैपिटलिस्ट यानी जो पूंजीवादी होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या सरकार का कोई रोल नहीं होता, यानी प्राइवेट सेक्टर का सारा कब्जा है। अरे अभी तो बताया कि कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी में क्या सरकार का नो रोल, सारी पावर किसके हाथ में है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। तो ओनरशिप किसके हाथ में है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भाई। यानी कोई भी आम व्यक्ति है जिसके पास पैसा है तो उसका सारा रोल होगा कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट समाजवादी के अंदर जो समाज के लिए काम कौन करती है? सरकार करती है। यानी इसके अंदर किसका रोल है? सरकार क्या है? सरकार को पब्लिक सेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर पब्लिक सेक्टर लिखा जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। पब्लिक सेक्टर किसको? सरकार को पब्लिक सेक्टर भी बोल देते हैं। यानी पब्लिक सेक्टर का सारा, यानी पब्लिक होगी जो पूरा हमारा मतलब कि देश होगा, उस पूरे देश का उस संपत्ति के ऊपर अधिकार है, कोई एक व्यक्ति की नहीं है। मिक्स्ड के अंदर प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों का हमारा रोल होता है। प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों सेक्टर का हमारा रोल होता है। किसके अंदर भाई? मिक्स्ड अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है जी, चीज समझ में आ गई सभी के दिमाग में, घुसी या नहीं घुसी? ठीक है जी। अब सेकंड नंबर पे जो हमारा पॉइंट आता है उसका नाम है इकोनॉमिक मोटिव। मतलब कि पैसे का मेन उद्देश्य क्या होता है? जो भी हम लोग इकोनॉमिक का मतलब क्या? पैसा, आर्थिक उद्देश्य क्या है हमारा? आर्थिक रूप से हम जैसे कोई भी पैसा खर्च करने लग रहे हैं तो उसका मेन कमाने का, भाई हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हम प्रॉफिट कमाएं। इकोनॉमिक रूप से हमारा मोटिव, हमारा उद्देश्य क्या? प्रॉफिट कमाना। ठीक है जी। सरकार का मेन उद्देश्य क्या होता है? समाज की सेवा करना। सरकार का नो कौन बस सड़क बना दी तो इसका माना कि प्रॉफिट मिला, नो, समाज कल्याण होता है। ये बातें सिर्फ किताब में लिख रखी है। मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना, सरकार का भी ये रोल हुआ है। ठीक है, समाज कल्याण ये सिर्फ किताबों में पढ़ाया था, समाज कल्याण। असली उद्देश्य ये है बजट जारी करो,
1000 करोड़ रुपए में ये रोड बनेगा, 1000 करोड़ में से 500 करोड़ रोड पे लगेंगे, बाकी के 500 करोड़ में से आधे मंत्री जी के पास, आधे हमारे ठेकेदार साहब के पास। 500 में पेल दो, जैसा करेसर दिखा, जैसी बदले जैसे तार को चपेट दो, जनता का बनाते रहो ऐसे ही सी, क्योंकि जनता बनने के लायक ही है सी, सही तरीके से नहीं चुनती। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या हमारा समाज कल्याण किसका, सरकार का मेन उद्देश्य है। ठीक है, और मिक्स्ड जो अर्थव्यवस्था, तो इसके अंदर दोनों का मतलब क्या है, मतलब कि समाज कल्याण भी प्रॉफिट भी दोनों हमारे उद्देश्य होते हैं किसके अंदर, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था के अंदर। भाई समाज का कल्याण में जैसे अंबानी जी नहीं है, जियो के टावर लगाए, कुछ भी लगाए, प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन समाज का कल्याण भी करना चाहते हैं ताकि अपने भारत के हर एक नागरिक के पास क्या इंटरनेट की सुविधा हो जाए, और पब्लिक अपना खुद का पर्सनल प्रॉफिट भी करना चाहते हैं। यानी दोनों चीजें हों जिसके अंदर समाज कल्याण भी और प्रॉफिट भी, तो दोनों किसके अंदर, हमारी मिक्स्ड अर्थव्यवस्था के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। चीजें समझ में आई। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, सरकार का क्या रोल होता है उसके अंदर भाई। तो जो हमारा कैपिटल यानी पूंजीवादी, हमारी खुद की पूंजी, हमारा खुद का पैसा, इसके अंदर सरकार का कोई रोल नहीं है। तो यहां पर हमारा क्या होता है, सरकार का नो रोल, कोई रोल नहीं होता। ठीक है जी। सोशलिस्ट समाज के अंदर सरकार का पूरा सरकार का ही रोल है, यानी कंप्लीट रोल किसका है, सरकार का है, बिल्कुल जी। और इसके अंदर मिक्स्ड अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हमारा लिमिटेड रोल होता है, सरकार का भी रोल होता है लेकिन लिमिटेड। अब जैसे अंबानी जी ने टावर लगाए हैं जियो के, ठीक है, अब नू थोड़ी ना मैं सरकार का इसमें कोई रोल है, सरकार का रोल, सरकार ने परमिशन दी, हाँ भाई लगा टावर लगा, सरकार परमिशन नहीं दी तो अंबानी को अगर टावर लगाया जाएगा, कौन लगा पाए। ठीक है, यानी कि लिमिटेड रोल होता है सरकार का मिक्स्ड के अंदर। ठीक है, थोड़ा मोटा रोल हुआ है। ठीक है, ना परमिशन दो, पीछे मारो, मुंह पे भगा के सारा को 10 दे देंगे। ठीक है, तो इतनी चीज आगे समझ में, 3 पॉइंट मैंने बताए, तीनों के तीनों समझ में आए या नहीं आए, आगे जी। अब है हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारी कमाई होती है उसका बंटवारा कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया बंटवारा, जो भी कमाई होगी उस कमाई का बंटवारा कैसे होगा, कमाई का बंटवारा कैसे होगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है जो हमारा, जैसे पूंजीवादी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर एक पर्सनल व्यक्ति है। ठीक है, प्राइवेट जो सेक्टर का जो व्यक्ति है, क्या वो इक्वली तनख्वाह बांटेगा, नहीं, वो तो ऐसे बांटेगा भाई, कोई अपना खास आदमी घर का मेंबर है, उसकी कंपनी का सीईओ बना देगा, उसकी तनख्वाह 1 करोड़ रुपये, 10 लाख रुपये, जो वेंडू है उसी के चपड़ासी रख है। सरकारी के अंदर क्या होता है, सबको इक्वल, उस पर मतलब इक्वल वो मिलती है पावर। अब जैसे मान लिया कोई आईएएस, आप आईएएस हो, ये आईएएस है, तो सबको इक्वल वैल्यू मिलती है, इक्वल तनख्वाह मिलती है। नो नहीं भाई आईएएस मेरा खास है तो इसी फालतू तनख्वाह ना है। प्राइवेट के अंदर तो व्यक्ति कर सकता है भाई मेरा खास बंदा, इसकी फालतू सैलरी दूंगा, चाहे कि पोस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसके अंदर हमारा सरकारी के अंदर इक्वली रूप से पैसा बंटता है। ठीक है, प्राइवेट के अंदर हमारा अनइक्वल रूप से पैसा बंटता है। ठीक है, और मिक्स्ड के अंदर भी लेस, मतलब असमान पैसा तो बढ़ता है लेकिन कम, मतलब ज्यादा अनइक्वलिटी नहीं है। तो इनकम क्या होती है प्राइवेट के अंदर, बिल्कुल अनइक्वल रूप से पैसा बढ़ता है। ठीक, किसी को ज्यादा किसी को कम दे दिया। यहां पर बिल्कुल इक्वल यानी समान रूप से पैसा बढ़ता है। ठीक है, तू भी खा मैं भी खाऊंगा, सरकार का पैसा घर का थोड़ी ना, जनता ने टैक्स दिए हैं, लूटो। ठीक है, मिक्स्ड के अंदर क्या होता है हमारा लेस अनइक्वल का मतलब अनइक्वल तो होता है लेकिन थोड़ा, ज्यादा नहीं, जितना अनइक्वल इसके अंदर है उतना नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर सरकार का भी थोड़ा रोल होता है। ठीक है भाई, तो इसलिए यहां पर कम हमारा अनइक्वल होता है। अब आता हमारे पास जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है इकोनॉमिक फ्रीडम, आर्थिक आजादी कितनी है। आपको जैसे जो भी आप खर्चा करते हो, जैसे मैं मान लिया मेरी कोई कंपनी है, मैं उसके अंदर खर्चा करना चाहूं तो मेरे को कितनी आजादी है। जैसे मेरी प्राइवेट कंपनी, तो मैं कितना भी खर्चा करूं, चाहे मेरे पास जितनी कमाई है, मान लिया मेरे पास 1000 करोड़ रुपए, मैं 1000 करोड़ रुपए खर्च कर सकूं। ठीक है, मेरे पास पूरी आजादी है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स मतलब फ्रीडम का मतलब ये भी है भाई, आपको जैसे फैक्ट्री लगानी है, जैसे मान लिया मेरे पास 1000 करोड़ रुपए है, मैं 8 फैक्ट्री लगाना चाहूँ मैं 8 लगा लो, उड़ा लगाना चाहूँ उड़ा लगा लो, मेरे को पूरी आजादी है। ठीक है, सरकारी सेक्टर के अंदर आपको पूरी आजादी नहीं होती, वहां पर तो सरकार के आते हैं, सारी हर जगह आपको पारित करवाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी के साइन, मुख्यमंत्री जी के साइन, 100 साइन करवाएंगे जिस जगह की में प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, और मिक्स्ड के अंदर भी लिमिटेड फ्रीडम होती है भाई, इतनी ज्यादा भी नहीं होती लेकिन एक हाँ काम चलाओ आजादी होती है। ठीक, पैसे देखी बात बन जाती है। तो इकोनॉमिक यानी कि पैसे की आपको कितनी आजादी है, तो यहां पर कितनी हमारी पूरी आजादी है। ठीक है, यानी जो हमारा प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर क्या आपको पूरी आजादी है, कंप्लीट फ्रीडम। और क्या कंप्लीट फ्रीडम भारत के अंदर भी दी जाती है, नहीं,
ये सिर्फ यूएसए के अंदर दी जाती है, एग्जाम्पल है, और भी देशों में दी जाती है। अमेरिका के अंदर आपको पूरी आजादी है, आपके पास पैसा है, आप कहीं पर भी कोई भी फैक्ट्री लगा सकते हो, आपको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना दाड़ के है, कोई फैक्ट्री लगानी हो, छोटा मोटा तो बिजनेस शुरू करना हो, उद्यम सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर 100 डाल के तो टैक्स है, ठीक है। जिस जागी धरती की में मिला है, जिस जागी तो समझो कोई तम कोई आज के दिन में कोई सोचा ना जी मैं फैक्ट्री शुरू कर लूँ, मैं मेरा खुद का बिजनेस शुरू कर लूँ। भाई जितनी ताम कमाई करोगे ना उसका आधा सरकार का जागा समझ लियो, मजाक की बात नहीं। जैसे धरती एग्जाम्पल देके समझाऊं, जैसे मान लिया तारी 1 लाख रुपये तमने इनकम करी है, कोई भी तम बिजनेस करो हो, ठीक है। अब जैसे मान लिया तारे कपड़ा की दुकान मान ली माता, ठीक है, कपड़ा की दुकान करी तम 1 लाख का तम सामान लिया है, उसकी सेल भी कर दी तारा, मोटा मोटा नु समझो भाई तमने 1 लाख की सेल कर दी, तो 1 लाख की सेल के ऊपर तमने समझो तारा 20% की बचत, यानी 20,000 की तारा बचत हुई है, ठीक है जी। अब ये जितनी तारी सेल हुई है ना इसके ऊपर टैक्स लगता है, कितना जी 18% जीएसटी, 18% जीएसटी लगता है। जो भी आपके खाते में पैसा आता है, जो भी बिजनेस के अंदर, ठीक है, जैसे कोई भी दुकानदार कुछ 18% जीएसटी लगता है, ठीक है जी। तो समझ लो 1 लाख में 18,000 तो गए सरकार की गोज में, ठीक है। उसका पाछा इसकी परमिशन लेनी दुकान की, ठीक है, उद्यम सर्टिफिकेट बनवाना, ये तो चलो फ्री में बन जाए सौदे, ठीक है। जीएसटी अकाउंट खुलवाना, करंट अकाउंट खुलवाना, एंड बैंड 100 डाल के सौदे मिला के, ठीक है। और तुम कर्मचारी भी रखोगे दुकान में, उनके भी खर्चे अंत में आओगे, इसका भी आधा 10,000 रुपये बचेंगे बस, बाकी सारा गया खर्चा में, ठीक है। तो इतने तो टैक्स हैं, यानी कोई व्यक्ति अगर नु चाहो भी मैं बिजनेस करूं, ठीक है, तो उसकी सरकार नहीं करने देती भाई। 100 डाल के टैक्स बचाने की सोचोगे तो छापा पड़ जाएगा, फिर सारा है उनका हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब सारी डालो तो हम फंसा रखे हो, सरकारी नौकरी ऊँ नहीं देंगे, ठीक है। प्राइवेट का मजा आदमी खुद का धंधा करने की सोच, प्राइवेट कंपनी में जाओ कंपनी वाले चूसकी बगाते हैं, ठीक है। खुद की कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचे उड़ा सरकार चूसने लग जाए, मतलब कितने नहीं छोड़ दे भाई, जमानो शोषण करो, शोषण शोषण शोषण। अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों से हम लोग प्रेरित हैं, चूस लो इतना सारा ना बस, जमानो ने खून काट दो जमा, ठीक है। कितने टोल टैक्स, किसे फलाना टैक्स, कितने फलाना टैक्स। तो हम नो बताओ भाई, मान लिया तो हम 1 लाख रुपये कमाओ भाई, 1 लाख में तार पर 18,000 रुपये तो हम फ्री फंड में दे दे सरकार लगता। हम खुद सोच के देखो, टैक्स लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लिमिटेड लो ना भाई। इतने खर्चे कड़ो होने कड़ लगे, मेरे तो नू नहीं समझ में आने लगे। सड़क तो सारी टूटी पड़ी है, कितने कितने ठीक पाँव हैं। बारिश में मैं तो डर रहा हूँ, बारिश में की बताऊँ हाईवे पे है, ठीक है, हाईवे सारा सारा टूट गया, बारिश में पानी भरा रहा है। मेरा नू नहीं समझ पीछा जाओ कड़ा है, वो नेताओं की गोज में जाता है भाई, और कहाँ पर जाएगा, ठीक है। टैक्स लो लेकिन लिमिटेड लो ना। दुबई का मैं जाके देखो, जाओगे ना उधर यूएई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, उधर ही दुबई है आपका, ठीक है। उधर जाके देखना, उधर पता क्या है, ये इनकम टैक्स 0, कोई इनकम टैक्स नहीं है, कितनी कमाई करो कोई टैक्स नहीं है। सिर्फ आपका बेरे 5% कौन सा वैट चार्ज लगेगा, वो भी 5%। उसके अलावा दुबई में जाओगे, यूएई में कोई भी टैक्स नहीं है। कोई फैक्ट्री खोलो, कोई प्राइवेट बिजनेस करो, कुछ भी करो, ना कोई जीएसटी का रोड़ा, ना कोई इनकम टैक्स का रोड़ा, ना कुछ और। जितने भी बिजनेसमैन हैं मैक्सिमम जो भारत के अंदर हैं, मैक्सिमम बताता हूँ तुम्हें, या फिर जिसके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो विदेशों में सेटल हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये टैक्स ही है भाई। विराट कोहली देख क्या है, कितने करोड़ों रुपये कमा रहा है, ठीक है, लंदन में जाके सेटल हो गया। क्यों होया है? इसी वजह से होया है। आड़ तो भरना पड़े बिना बात के 30% टैक्स, 18% टैक्स। आदमी के गोभी खाओगा, सारा सौदा टैक्स में भर दो, ठीक है। और सारे नोए हैं जो बढ़िया बड़े विदेश में सेटल हुए हैं, कोई दुबई में सेटल हो, कोई कितने सेटल हो गया। टैक्स लो लेकिन हिसाब सर का लो ना, 5% ले लो, 6% ले लो, 18%, 30% को लिया। अगर ये तो मेरा तरतीब बताता हूँ, अगर तुम्हारी साल भर की इनकम अगर 30 लाख से ऊपर हो जाती है ना, 30 लाख प्लस, ठीक है, तो 30% टैक्स लगता है, इनकम टैक्स 30%। जीएसटी तो 18 ही लगता है, 30% भर दियो। 1 करोड़ रुपये कमाओ, 30 लाख तो सरकार का जाओगे, बचा के अना खाली 70 लाख ना चुंग लियो। एफडी करवाओ, अगर आप एफडी करवाते हो बैंक के अंदर, उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है उसके ऊपर भी टैक्स, ठीक है। अगर शेयर मार्केट में पैसे लगाओ, उससे अगर प्रॉफिट आता है तो उसके ऊपर भी टैक्स। गाड़ी खरीदते हो तो टैक्स टूक्स लगा के इतनी कीमत बन जाए, उस कीमत में 2 गाड़ी आ जाए,
इव अगर तमना मना नु देखे तो प्राइस ब्रेकअप आ रहा है तो प्राइस टुकड़े हुए एक रील का मैं, जैसे कोई गाड़ी थी मान लिया क्रेटा गाड़ी है, उसकी 9 लाख रुपए उसकी बेस प्राइस है, ठीक है, उसका वैसे प्राइस है 9 लाख रुपए नॉर्मल, कंपनी का बिना कागजा का बिना टैक्स टूक्स करीब 9 लाख रुपये में बन रही है। फिर इसके ऊपर बेरा क्या परसेंट जीएसटी है, बेरा नहीं कितना परसेंट है, फिर एक एसजीएसटी होता है स्टेट जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, सीजीएसटी हुआ है, फिर इसका ऊपर रोड टैक्स, फिर इसके ऊपर आरटीओ टैक्स, फिर इसके ऊपर तारा यो क्या नाम है फास्टैग फूस्टैग ये लो 500,000 रुपये के, कुल मिला के सारे टैक्स टुक्स मिला के 9 लाख रुपये मतलब लगभग 7 लाख का करीब बन जाए। फिर यह गाड़ी पड़ा तारा 16 लाख की, भर लो टैक्स, ठीक है। तो कंप्लीट फ्रीडम किसके अंदर है हमारी, इसके अंदर यूएसए के अंदर आपको मिलती है भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या आपको सोशलिस्ट है जो समाजवादी, इसके अंदर आपको क्या है लैक ऑफ फ्रीडम, यानी कि आपको कोई आजादी नहीं मिलती, ठीक है। सरकार के हाथ में सारी पावर होती है कहां पर कितना खर्चा करना है, लैक ऑफ फ्रीडम। इसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं, जैसे आपका रूस है, रसिया हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सारे इसी के अंदर शुमार हैं, ठीक है जी। और हमारी जो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था इसके अंदर क्या हमारी लिमिटेड फ्रीडम होती है, ठीक है भाई, लिमिटेड आजादी आपको भाई नो कोने में जमान दादू में कितने भी कीमें खोल दोगे, ठीक है, परमिशन तो फिर भी लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए हमारा इंडिया देश भाई, ठीक है। तो यो सौदा है अपना का, यो सौदा समझ में आया भाई सभी साथियों का। 3 टाइप की तुमको अर्थव्यवस्था बताई, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, बताऊंगा कैसे, जैसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का कोई रोल नहीं होता, ऐसे आता है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन दे देगा कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, एक और दे देगा चौथी की में बनाएगी, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखे तो आप बता दोगे कि कैपिटलिस्ट के अंदर सरकार का कोई रोल नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य समाज कल्याण होता है, तो ऑप्शन आ जाएंगे कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, तो आपको लिखना सोशलिस्ट का आपका समाज कल्याण होता है। प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड कौन सी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट। चीजें समझ में आई, तो इस टाइप से आपको पूरी टेबल याद रखनी है, ओके। ये कंसेप्ट सभी साथियों के समझ में आया भाई। सर हिंद लाइब्रेरी से 5 जनानी और 15 जनाना लाए, नया शब्द काट लिया, नरमादा को रिप्लेस कर दिया भाई। आज से नरमादा बोलना करेंगे बंद, आज तो बोलेंगे जनाने और जनानियां हैं, आज से आई बालक है भाई, ओके भाई। चले आगे, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा भाई। अब चलते आगे, अब जो अगला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर क्या है हमारा 1900, मतलब चलो वो चीज तो बाद की बात है। एक था लाइसेंस राज, ये क्या सौदा था भाई, पहला क्या सौदा है जितना अपना देश आजाद नहीं हुआ था ना, उसका पहला एक सिस्टम होता था। सिस्टम क्या होता था कि कोई भी कहीं पर भी फैक्ट्री खोल सकता है, आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर जब अपना देश आजाद हुआ तो 1955 के आसपास है, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम रखा लाइसेंस राज। इस पॉलिसी के तहत क्या था, आप अगर कोई भी फैक्ट्री खोलते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, बिना लाइसेंस के आप कोई भी फैक्ट्री नहीं। अब जैसे आज का दिन में नो है भाई, मन्ना फैक्ट्री खोल ली, मैं खोल तो सीखूं हूं, परमिशन जो नो है भाई, जो भी लाइसेंस लेने वो पाछा लेने हैं, लेकिन पहला मैं फैक्ट्री तो खोल सकूं हूं, बिल्कुल जी। पहला क्या करता, पहला लाइसेंस लेना है, उसका पछा तुम फैक्ट्री खोल सको हो, पहले ये रूल होता था। तो लाइसेंस राज है, ये 1991 में खत्म हुआ। एग्जाम के अंदर आता है कि लाइसेंस राज कब खत्म हुआ, तो 1991 में लाइसेंस राज तुम्हारा समाप्त हुआ। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लो ये, ठीक है। 1991 में खत्म हुआ था। और ये लाइसेंस राज को खत्म करने का श्रेय किसको जाता है, तो हमारे मनमोहन सिंह जो हमारे अभी प्रधानमंत्री थे कांग्रेस की सरकार के टाइम, ठीक है, जिनका अभी निधन हो चुका है, शायद पिछले साल ही निधन हुआ था, ठीक है। और पहले ये हमारे वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो मनमोहन सिंह उस टाइम हमारे क्या थे, वित्त मंत्री थे 1991-92 के टाइम पर भाई, ठीक है। तो इनके टाइम पर इन्होंने ही सजेशन दिया था कि इस लाइसेंस राज को खत्म किया जाए, ताकि लोग इजीली अपने फैक्ट्री वगैरह कुछ ना कुछ स्टार्ट, क्योंकि देखो लाइसेंस की बात है, आगे घूस देनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके लाइसेंस मिलता है, ठीक है। तो लोगों को थोड़ी आजादी दो बिजनेस करने की, तभी तो देश का विकास हो, तभी तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इन्होंने एक सिस्टम की शुरुआत करी, उस सिस्टम का नाम था एलपीजी।
एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि एलपीजी शुरू करने वाले व्यक्तित्व का नाम बताएं। आपने अगर कभी सीजीएल का एग्जाम दिया हो या फिर कभी और एसएससी का एग्जाम दिया तो उसके अंदर ये पूछा जाता है कि एलपीजी सिस्टम शुरू करने वाले व्यक्तित्व का क्या नाम था? मनमोहन सिंह। फिर इसके अंदर फुल फॉर्म पूछ जाती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ठीक है। एल का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या, जी का मतलब क्या है, ठीक है। तो एल का मतलब होगा हमारे पास लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? उदारीकरण। उदारीकरण सिंपल भाषा के अंदर बताता हूं आपको। उदारीकरण का मतलब हो गया आजादी। इसका मतलब क्या होता है? आजादी। यानी कि कंपनियों को आप आजादी दो, लोगों को आप आजादी दो कि वो फैक्ट्रियां खोल सकें। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, उदारीकरण का मतलब आजादी। आप लोगों को आजादी दो, वो अपनी फैक्ट्रियां खोल सके, ठीक है जी। दूसरा वर्ड हमारे पास पी का मतलब क्या? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इसका मतलब क्या है? भाई आप जितनी चीजें हो उसके ज्यादातर लोगों को सौंप दो कि आप इसको संभालो, ठीक है। लोगों को दूसरे लोगों से काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। यानी निजीकरण को क्या है, इन्होंने बढ़ावा दिया। मनमोहन सिंह ने ये सजेशन दिया, जितनी ज्यादा चीजें, सारी चीजें सरकार के हाथ में मत लो, ये आलसी हो जाते हैं, इनको पता है फिक्स सैलरी मिलेगी, ठीक है। कुछ चीजें प्राइवेटाइज कर दो, ठीक है, प्राइवेट कंपनियां संभालेंगे, अपने आप उस पर आ जाएंगे। जी का मतलब होगा हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब हमारे जो भी बिजनेस, जो धंधे हैं, हमें दूसरे देशों तक भी, पूरे विश्व के अंदर फैलाने का काम करना चाहिए, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया हमारा? वैश्वीकरण भाई, ठीक है। तो इन 3 पॉइंटों के ऊपर क्या है, इनके द्वारा बल दिया गया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट हम आपको फिर बता दिया, यहां पर लिख के अलग से। प्रश्न आता, लाइसेंस राज समाप्त कब हुआ? 1991 में। किसके टाइम पर हुआ? मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, इनके द्वारा समाप्त किया गया, ठीक है। और इन्होंने किस नई चीज की शुरुआत करी? एलपीजी। एग्जाम के अंदर आता है एलपीजी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? जिसने नहीं पढ़ रखा देखता रहता है, एलपीजी यू किया गया, ये तो साइंस में पढ़ा था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके अंदर कैसे आ गया? तो एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन होता है उदारीकरण, यानी उनको छूट देना, ठीक है, उनको आजादी दो, अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करो। प्राइवेटाइजेशन, ज्यादातर चीजें प्राइवेट कंपनियों को सौंपो। और ग्लोबलाइजेशन मतलब अपने जो भी धंधे हैं उनको विदेशों तक भी पहचान, उसको पहुंचाने का काम करो भाई, ठीक है। सर, ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के लिए हरियाणा जीके और इंडिया जीके का पहले वाला सीटी बैच से काम चल जाएगा क्या? भाई देखो, हरियाणा जीके, हाँ हरियाणा जीके का चल जाएगा आराम से, इंडिया जीके का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंडिया जीके बनू है, ये थोड़ी डीप करवाऊँ हूँ। पहले मैं हैंडरिटन नोट्स कौन दे के हैंडरिटन नोट्स भी दूंगा, ठीक है, वो मर्जी तारी भाई, तुम खुद देख लियो भाई। हाँ सही सौदा है कि कोई धक्का कौन भाई अपना, ठीक है भाई। चलो आगे, इतनी चीज सभी साथियों के समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो एक बार के लिए कमेंट करके बता दो। किसी का कोई डाउट, कोई भड़क है तो एक बार कमेंट करके बता दो, हाँ जी यह चीज समझ में नहीं आई। आ गई ना इतनी चीज सभी के समझ में? जो मैंने अभी तक आपको 3-4 कंसेप्ट बताए, सभी साथियों के बिल्कुल बहुत ही इजी कंसेप्ट हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है सार्वजनिक गुड्स, पब्लिक गुड्स, और हमारे आते हैं प्राइवेट गुड्स। गुड्स का मतलब देखो, एक तो गुड होता है, गुड का मतलब होता है बहुत अच्छा, गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है। यानी प्राइवेट गुड्स यानी निजी सामान, ठीक है। पब्लिक गुड्स यानी कि सार्वजनिक सामान। तो इसके अंदर अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आ जाओ, सार्वजनिक वस्तुएं जिसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक गुड्स। गुड हो गया तो इसका मतलब है अच्छा, इसके पीछे अगर एस लग गया तो इसका मतलब होता है वस्तु। जैसे आपने जीएसटी सुना है, जीएसटी की फुल फॉर्म यही होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स का मतलब हो गया वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। चीजें समझ में आई? तो ये गुड्स, ये वाला गुड्स है, वस्तु वाला, ठीक है। पब्लिक गुड्स हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास आता है प्राइवेट गुड्स, जिसको बोलते हैं हम लोग निजी वस्तुएं। निजी की स्पेलिंग गलत लिख दी, निजी वस्तुएं। ये किसको बोलते हैं निजी वस्तुएं? प्राइवेट गुड्स को भाई। प्राइवेट गुड्स को क्या बोलेंगे भाई?
निजी वस्तुएं बोलेंगे। ठीक है जी, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है आपके अंदर। ठीक है, जैसे निजी, देखो निजी के अंदर तो सीधी सी बात है, प्राइवेट के अंदर तो आपकी सीधी सी बात है, आपकी जैसे आपकी कार होगी, कार आपकी निजी वस्तु है भाई। नू कौन है भाई कि भाई जैसे पब्लिक के अंदर हो गया आपका नॉर्मल जो भी बस है या कोई भी और चीज होगी भाई जिसको सारे जने यूज कर सके हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने सड़क मान लिया, बस होगी, बस किसी एक व्यक्ति की कौन है भाई। जैसे मान लिया मेरी घर की बस थोड़े, अगर घर की बस है तो मैं यूज करूं, अगर सरकारी बस है तो भाई उसको कोई भी यूज कर सकता है। सड़क है उसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, एरोप्लेन है उसको कोई भी यूज कर, पैसे दो और यूज करो। ठीक है, मैं मना नहीं कर सकता ना भाई मैं तेरे यूज कौन कराने दूं, इसको भी यूज कर सकता है। तो इसी टाइप से तो निजी वस्तु प्राइवेट, यानी जैसे गाड़ी होगी, मेरा मोटरसाइकिल हो गया पर्सनल, जो मैंने पैसे देके खरीदे हैं, तो उनके ऊपर क्या है, मेरा खुद का अधिकार होगा, मैं किसी और को वो चीजें नहीं दे सकता भाई। ठीक है जी, अब इनके अंदर डिफरेंस की बात करें तो जो निजी वस्तुएं होती हैं ये होती है हमारी विद्रोह वाली। विद्रोह वाली कैसे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवलरस। रिवलरस का मतलब क्या होगा जी, प्रतिद्वंदिता। अभी बताता हूं आपको क्या होगा ये रिवलरस। रिवलरस यानी प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिद्वंदी का मतलब हो गया विरोधी। मतलब भैया प्राइवेट चीजों के ऊपर क्या आप विरोध कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आपको सिर्फ आप खुद को आपको सेटिस्फाई करना, आप दूसरों को सेटिस्फाई करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो यानी प्रतिद्वंदिता रिवलरस का मतलब क्या हो गया हमारा, दूसरों को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपनी गाड़ी है, जरूरी थोड़ी कोई मांगना है जानो भाई मन तेरी गाड़ी से कौन देंदा भाई। ठीक है, मतलब अगला चाहे रूस भी जाता हमने क्या फर्क पड़ा है, मानो यह बात। अब सरकारी चीज सार्वजनिक वस्तुएं हैं, इब तमनो का जो मैंने बस में चढ़ना है, सरकार नो ना बता रही बस का यूज कौन करने दिया, तो हम विरोध करोगे, अरे मारे टैक्स था, मारा खातर बस चला गया, मारती कौन बैठने देंदा। ठीक है, मारा ही टैक्स था, तम तंग खाओ रुपये खाओ। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जो क्या है भाई, आपको दूसरों को सेटिस्फाई करना ही करना पड़ेगा। ठीक, दूसरे की सेटिस्फैक्शन से ही आप दोबारा सत्ता में आ सकते हो, यानी कि सभी को सेटिस्फाई जो करता है उसको बोलते हैं नॉन रिवलरस। ठीक है, तो ये पब्लिक सेक्टर हमारा कैसा होता है, नॉन रिवलरस। नॉन रिवलरस इसका मतलब क्या है, हमारे पास गैर प्रतिद्वंद्विता। ठीक है जी, और इसके अंदर क्या है, आपको सभी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा भाई, पूरी जनता को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी बात बनेगी, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है जी, ओके भाई। सेकंड नंबर पे हमारा जो पॉइंट आता है उसका नाम है एक्सक्लूडेबल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या हो गया, बहिष्कृत, यानी आप किसी को भी अपने यहां पर काम से निकाल सकते हो। निजी वस्तु है भाई, मान लिया मेरी गाड़ी साफ करने खातिर कोई कर्मचारी लगा रखा है, मैं जब चाहूं निकाल सकूं, मेरी मर्जी। ठीक है, लेकिन यहां पर आप उसको बहिष्कृत नहीं कर सकते, आप उसका बहिष्कार नहीं कर सकते, आपको रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या हो गया, आप किसी भी व्यक्ति हो गया अपनी चीज का उपयोग करने से रोक सकते हो। ठीक है, यानी क्या लिखोगे आप, किसी को भी अपनी वस्तु का प्रयोग करने से रोक सकते हो। ठीक है जी, और ये हमारा क्या, नॉन एक्सक्लूडेबल, आप इसके अंदर रोक नहीं सकते भाई। आप किसी को भी नहीं रोक सकते। ठीक है, किसी को भी नहीं रोक सकते भाई। अभी बताऊंगा एग्जाम के अंदर कैसे पूछते हैं, मैं सारी वही चीजें करवाने लग रहा हूं जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जाती है, फालतू की चीज नहीं करवाता मैं। ठीक है, चीजें समझ में आई। ये हमारा किसके हाथ में होता है, निजी वस्तु हमारी प्राइवेट कंपनी के हाथ में होती है, प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करती है इनको।
या फिर कोई एक पर्सनल व्यक्ति, और इनको कौन ऑपरेट करता है? सार्वजनिक वस्तुओं को गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। ठीक है, तो अब एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या आता है आपको बताता हूं। एग्जाम के अंदर प्रश्न ये पूछा जाता है कि निजी क्षेत्र की वस्तुएं क्या होती हैं। 4 ऑप्शन आएंगे, उसके अंदर से एक आपको इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा। प्रतिद्वंद्विता होती है यानी कि रिवेलरस होती हैं, एक्सक्लूडेबल यानी बहिष्कृत होती हैं। एक सेकंड रुकियो भाई, फोन बोल रहा है, किसका बोल रहा है? फ्रॉडुलेंट कॉल, मेरा तो फ्रॉड लगी है। देखो तो क्या बोला मैंने आपको भाई, एग्जाम के अंदर प्रश्न चलेगा भाई निजी क्षेत्र की वस्तु, जो निजी वस्तु तो कैसी होती हैं? रिवेलरस होती हैं, एक्सक्लूडेबल होती हैं, मतलब इनमें से कोई एक आपको मिलेगा। तो आपको तब ऑप्शन लगाना मैं, हमें रिवेलरस प्रतिद्वंद्विता उसके अंदर देखने को मिलती है, बहिष्कृत पर उनको अंदर देखने को मिलता है, सार्वजनिक के अंदर हमारी गैर प्रतिद्वंद्विता, वहां पर आपको कोई भी मतलब कोई विरोध नहीं करेगा, आपका कोई विरोध नहीं होगा कि हाँ भाई इसके अंदर नहीं बैठना, इसको नहीं आप वो कर सकते, नॉन एक्स आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, सरकार ऑपरेट करती है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है, इस टाइप से आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब जो हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकोनॉमी, बस ये लास्ट टॉपिक है, उसका तुम्हारा पहला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। अब जो हमारी अर्थव्यवस्था यानी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के हमारे 3 क्षेत्र हैं भाई। 3 क्षेत्र, कौन से 3 क्षेत्र जी? 3 क्षेत्र हमारे, जैसे आपने देखा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है जी, ये कैसे करवाओगे? ये भी ऐसे टेबल बनवाई करवा दूं, ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, इसमें मिटो दूं, समझ तो गए था हम, इसको मिटो दूं। तो हमारी अर्थव्यवस्था कितने भाई, हमको 3 क्षेत्र देखने को मिलते हैं भाई। कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं? पहला हमारे पास है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास द्वितीयक क्षेत्र। ये तो नॉर्मल सा है, तो सभी ना पता है, इससे रिलेटेड तो प्रश्न हर बार आता है यार। सेकेंडरी सेक्टर बोल देते हैं भाई इसको। तीसरा होता है हमारे पास तृतीयक क्षेत्र भाई, जिसको हम लोग टर्सरी सेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। नॉर्मल सी थी, इसका में कुछ ज्यादा मुश्किल था भी कौन। ठीक है जी, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलती हैं? प्राइमरी के अंदर होता है जो आप डायरेक्टली हमारी धरती से चीजें प्राप्त करें, उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। यानी प्राथमिकता आप किसको दोगे? धरती को दोगे। जैसे आप खेती बाड़ी करने लग रहे हो, धरती के अंदर फसल उगाने लग रहे हो, यानी प्राइमरी सेक्टर। मछली पालन करने लग रहे हो, धरती के जीव जंतु है मछली, तो यानी कि प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, पशु पालन करने लग रहे हो, धरती के जीव हैं पशु, उनका दूध निकालने लग रहे हो, ठीक है, तो यानी प्राइमरी सेक्टर। खनन करने लग रहे हो, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के क्रेशर बजरी करने लग रहे हो, यानी धरती की चीजों का यूज करें, तो ये सारे हमारे क्या है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमारे आते हैं। और इनको रेड कॉलर जॉब भी बोलते हैं। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की जॉब्स को रेड कॉलर जॉब्स बोला जाता है? तो प्राइमरी सेक्टर में। चीजें समझे तो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड आपको क्या चीजें रखनी है? जिस क्षेत्र में आप डायरेक्टली धरती और पर्यावरण, यानी जो भी हमारी धरती है और जो भी हमारा वातावरण यानी पर्यावरण है, ठीक है, पर सीधे तौर पर निर्भर होते हो, सीधे तौर पर निर्भर रहते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल पूछ लेगा आपसे, तो कृषि हमारा इसी का एग्जाम्पल है, मत्स्य पालन हमारा इसी का एग्जाम्पल है। कई जन स्थिति मत्स्य पढ़ा करें, अरे बावली बूच मत्स्य करो, मत्स्य में पूरा तय आया करे, ये नो बन जाएगा मत्स्य का मतलब, तो ये हो गया। ठीक है, मत्स्य का मतलब आधा तय आया है, बोलने का मैं साउंड का मैं भी डिफरेंस होया करे, मत्स्य मत्स्य करी जाएंगे। कृषि मत्स्य पालन, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, और चौथा नंबर और प्राइमरी सेक्टर को क्या भी बोलते हैं हम लोग? रेड कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड कॉलर जॉब्स भी
बोलते हैं। चीजें क्लियर हुई हर एक साथी के? होगी जी, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसका मैं, ठीक है जी। सेकेंडरी क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र, इसके अंदर क्या होता है? सेकेंडरी क्षेत्र के अंदर क्या होता है? वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो भी हमने उत्पादन किया है, इसका प्रयोग करके, मतलब इसका प्रयोग तरीके से कच्चे माल के रूप में करता है, यानी इसका प्रयोग करके कोई नया प्रोडक्ट बनाने लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी क्षेत्र बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जी, जैसे वस्त्र उद्योग मान लिया मैंने, वस्त्र के अंदर क्या है भाई? हम लोग धागा किससे, ये छोटे मोटे कीट हो गए, जीव जंतु हो गए, इससे उत्पन्न करते हैं, वहां से धागा उत्पन्न करते हैं, उससे फिर हम वस्त्र बनाने लग रहे हैं। यानी एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर की चीज है कीट, धागे, वहां से धागा उत्पन्न करने लग रहे हैं। कीट जो कीड़े हो गए तो प्राइमरी के अंदर आते हैं, वहां से हम लोग धागा उत्पन्न करने लग रहे हैं, और उसी धागे से हम लोग कपड़े बनाने लग रहे हैं। यानी प्राइमरी का यूज करके जो आप चीजें बनाने लग रहे हो, उसको सेकेंडरी क्षेत्र बोलते हैं। चीजें समझ में आई? कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, ठीक, उसके अंदर भी धरती की चीजों का, प्राइमरी सेक्टर की चीजों का यूज करने लग रहे हो तुम लोग। प्राइमरी सेक्टर का मतलब इन चीजों का यूज करने लग रहे हो, ठीक है। लोहा हो गया, इस्पात हो गया, इन सारे बिजनेसों के अंदर, यानी कि किधर हमारा वह क्षेत्र जो अपनी गतिविधियों के लिए प्राइमरी सेक्टर की चीजों का प्रयोग रॉ मटेरियल का मतलब कच्चे उत्पाद के रूप में, ठीक है, यानी कि कच्चा उत्पाद लिख देता हूं, कच्चे उत्पाद के रूप में करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि हमारा द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा लोहा इस्पात धरती से मिलता हमें एक तरीके से, यानी लोहा इस्पात, ठीक है। कैसे होता है आपको बताता हूं। जैसे धरती प्रकृति से हमें मिल गया, जैसे हम लोग खान होती, खान के अंदर खुदाई करते हैं, छोटे छोटे हमें लोहे के पार्टिकल मिल गए, ठीक है जी। उन लोहे के पार्टिकलों से हम लोग लोहा बनाने लग रहे हैं, यानी जो हमें लोहे के पार्टिकल मिले तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ गया, उससे हमने लोहे के गेट बनाने स्टार्ट कर दिए और चीजें बनाने स्टार्ट करी, वो हमारे सेकेंडरी के अंदर आ गए, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग हो गया हमारे पास, ठीक है। हमारा वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सारे हमारे इसी के अंदर आते हैं। वाहन हो गया, वस्त्र हो गया, ठीक है, हमारा जैसे और भी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हो गए, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी के अंदर आते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो जैसे इसको रेड कॉलर जॉब बोलते हैं हम लोग प्राइमरी को, तो इसको कौन सा बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या है? सेकेंडरी क्षेत्र को इसको ब्लू कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्लू कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को रेड कॉलर जॉब बोलेंगे? प्राइमरी को। ब्लू कॉलर जॉब बोलेंगे द्वितीयक को, ठीक है जी। तृतीयक को कौन सा बोलेंगे? तृतीयक कौन सा होता है जी? तृतीयक कौन सा होता है? इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं, जिसके अंदर आप कुछ उत्पादन नहीं करने लग रहे, आप सिर्फ सेवा करने लग रहे हो, ठीक है। इसके अंदर जैसे मेरे लिए बिजनेस आएगा, जैसे मान लिया मैं हूं, मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूं ना, तो मैं प्रकृति का यूज करने लग रहा, मैं कि मैं पहाड़ छोड़ लू हूँ या मैं डांगरा गाड़ दूँ गाड़ू हूँ, ठीक है जी। ना मैं कोई प्रकृति से बनी हुई कोई चीज का उत्पादन करने लग रहा, ना माड़ लोहा बनाने लग रहा, ना माड़ के मैं बिजली की चीज बनाने लग रहा, ना मैं कोई लोहे के यंत्र, मतलब कुछ नहीं करने लगा, यानी मैं सेवा करने लग रहा हूँ तुम्हारी, तुमको पढ़ाने लग रहा हूँ, तुम मेरे को पैसे देते हो, मैं तुम्हारी सेवा करने लग रहा हूँ तुमको पढ़ा के, ठीक है। इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र, यानी कि टर्सरी सेक्टर। इसके अंदर जैसे जो भी आपके बिजनेस हो गए, ठीक है, या फिर जो भी आपको मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, बैंकिंग हो गया, ठीक है, टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, ये सारे हमारे सेवा क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यानी क्या हमारा तृतीयक क्षेत्र क्या है? इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या है? इसमें कंपनी के माध्यम से कोई भी, जैसे कोई एक व्यक्ति भी है, ठीक है, इसके अंदर क्या, इसमें मेनली बिजनेस के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है भाई,
ठीक है भाई, किसी माध्यम से आप सेवा कर लो। ठीक है, इसके अंदर जैसे हमारे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें, जैसे टीचिंग, आप पढ़ाने लग रहे हो, स्कूल के अंदर पढ़ाओ या कहीं पर भी पढ़ाओ, आप एक तरीके से सेवा करने लग रहे हो। बैंकिंग हो गया, ठीक है, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने लग रहे हो, मतलब आप सेवा करने लग रहे हो एक तरीके से। ठीक है, आपको उस सेवा के बदले पैसे मिलने लग रहे हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट, बस आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने लग रही है, यानी सेवा है एक तरीके से आपकी। एडवर्टाइजिंग होगी, यानी जो भी आपकी सेवा जिसके अंदर आप मतलब किसी चीज का उत्पादन नहीं करने लग रहे हो, सारे हमारे टर्सरी सेक्टर के अंदर आने लग रहे हैं। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको व्हाइट कॉलर जॉब भी बोलते हैं। भाई देखो, इनके अंदर अगर आप व्हाइट कॉलर पहन के चले जाओ खेत के अंदर या लोहे के उत्पादन के अंदर, तो सीधी सी बात, आपके कॉलर गंदे हो जाएंगे, आपकी ड्रेस गंदी हो जाएगी। अब आप ऑफिस के अंदर जाते हो सिंपल पढ़ाना, तो व्हाइट कलर की ड्रेस पहन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या है, व्हाइट कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, अब मेरे को एक बार के लिए कमेंट करके ये बता दो, तीनों आपके क्षेत्र समझ में आए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, किसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल है, कौन सी जॉब बोलते हैं इनको, तीनों एक बार के लिए बताओ कमेंट करके। हर एक साथी क्लियर हुए भाई? बताओ भाई। टीचिंग, बैंकिंग, डॉक्टर, मेडिकल, हाँ सारे सेवा के अंदर आते हैं, डॉक्टरी भी, मेडिकल भी, सब इसी के अंदर आते हैं भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई, सभी का क्लियर भी हो गया। अब जो एक मेन पॉइंट है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी, यानी हमारे देश के पास, जैसे मान लिया कि 10,000 करोड़ रुपये है अपना पूरा देश का अंदर, मान लिया, मानने के लिए करने लगा, नो मान लो अपना पूरा देश में 100 रुपये हैं, तो 100 रुपया में सबसे ज्यादा योगदान किसकी कमाई का है अपना देश का, मैंने बता दो। अपना देश में मान लिया मैंने पूरा देश का में 100 रुपये हैं, तो 100 में तो सबसे ज्यादा योगदान किसकी कमाई का, अपनी देश के जो 100 रुपये उसका में, बताओ फटाफट से, तारा हिसाब था। बताओ बताओ कमेंट करके। केमिस्ट्री करवा दी, दिन में 12 बजे क्लास हुई थी। पूनम कहने लग रही फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब यो प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है भाई, और कोई थर्ड कवा है? फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, बहुत सारे बच्चे प्राइमरी 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 करना, सबका गलत है भाई। ठीक है, आपको बताता हूं, जिस टाइम हमारा देश आजाद होया था, नया नया जिदा अपना देश बनया था, तो उस टाइम अपने लोगों की सेवा का मैं लिया कौन कर दे, ना पढ़ लेना सेवा करनी आया कर दी। जो मेन अपना जो देश का जो बजट था, जो पैसा था, वो निर्भर करा करता इस प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। खेती बाड़ी के अंदर ज्यादा अनाज का उत्पादन कर दिया, दूसरे देशों में भी अनाज बेचा कर दे, उधर तक पैसा आया करता अपना देश के पास। ठीक है, मछली पालन कर दिया, पशुपालन खनन कर दिया, बजरी बाजरी दूसरे देशों में भेज दी, तब जाके अपने पास पैसा आया करता। ठीक है, यानी कि जो हमारा टर्सरी जो क्षेत्र है 33 का, तो कोई रोल ले कौन था जिस टाइम अपना देश आजाद हुआ था, तब की बात करने लगे रहा हूं। वर्तमान की अगर बात करूं, आज के दिन में 2011 वाली जो जनगणना उसके हिसाब से भी और वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से भी सबसे ज्यादा रोल इस क्षेत्र का है अपने देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, पैसे के अंदर। ठीक है, आप कोई भी सेक्टर ले लो, टीचिंग है, बैंकिंग है, आप जैसे मान लो कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, यार मैं बनाऊं, सारा देश बनाओ है। ठीक है, अब ये होता पैसा कहां से आने लग रहा है, विदेश से आने लग रहा है। अमेरिका की कंपनी है यूट्यूब, ठीक है, उधर से डॉलर आते हैं, मानते हो ये बात है? यानी एक तरीके से विदेश का पैसा अपने देश में आने लग रहा है, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करने लग रही है। तो ये भी टर्सरी सेक्टर के अंदर है। बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से भी पैसे आते हैं, आप दूसरे देश के अंदर चीजें पहुंचाने लग रहे हो, वहां से भी पैसे आते हैं। एडवर्टाइजिंग करते हो, टीचिंग करते हो, मतलब कुछ भी, यानी जहां से पैसे ज्यादा से ज्यादा आने लग रहे देश के अंदर, तो वो हमारा कौन सा टर्सरी सेक्टर है। अब आज के दिन में प्राइमरी सेक्टर की इतनी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है लेकिन इतनी नहीं है। आपने देखा पहले तो क्या होता था भाई, एक व्यक्ति के पास मान लिया कोई, मान लिया मैं हूं, पुराना टाइम का हिसाब था, मेरा 20 खेत हैं, 20 किले हैं, 20 बीघा जमीन का मालिक हूं मैं। ठीक है, वर्तमान में स्थिति क्या हो रही, फिर उनका 2-2 3-3 जामी गए, इवन हो रहा है एक व्यक्ति के बेरा 1 किला भी ना हो, यानी 1 बीघा जमीन भी बांटा ना हो। मानते हो ये बात है? ठीक है, तो यानी कि प्राइमरी सेक्टर का रोल बिल्कुल कम हो रहा है। तो आज के दिन में जो वर्तमान रोल है वो टर्सरी सेक्टर का है। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आपको बता भी देता हूं, 2011 की जनगणना के अनुसार एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले हुआ वर्तमान में
वर्तमान में भारत की जो इकोनॉमी है यानी जो अर्थव्यवस्था हमारी में सर्वाधिक रोल है हमारा किस सेक्टर का है, तो वो हमारा तृतीयक क्षेत्र का। तृतीयक का मतलब हो गया टर्सरी जो सेक्टर है हमारा, उसका सबसे ज्यादा रोल होगा। पहली चीज समझ में आई। सेकंड जो बात होगी हमारे पास क्या होगी, अकॉर्डिंग टू 2011 लिख लो, 2011 की जनगणना के अनुसार, जो अभी 2011 बताओ अभी तक हुई नहीं, अभी अगले साल करने की कम है, कौन से सेक्टर का कितना रोल था ये चीज भी लिख लेना। प्राइमरी सेक्टर का यानी प्राथमिक क्षेत्र है उसका कितना रोल था देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी जो हमारा था उसका कितना रोल था, और जो टर्सरी था जो थर्ड वाला जो सेक्टर था, इनका कितने कितने परसेंटेज रोल था। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक की बात नहीं भाई, ठीक है। तो प्राइमरी का था मात्र 14.39% भाई, ठीक है। 14 देखो 14, ठीक है, मिट्टी खोदा कुछ नहीं पाया, ठीक, इस तरीके से 14.39 हमारा प्राइमरी सेक्टर है भाई, दिमाग के अंदर घुसा। सेकेंडरी के अंदर आता हमारा 31.46% के लगभग, ये हमारा सेकेंडरी क्षेत्र का रोल है। टर्सरी का हमारा सबसे ज्यादा रहा है, जिनका रहा है 54 लगभग आपका 15% के लगभग, 9 से हाँ 15 होगा, 54.15% के लगभग हमारा टर्सरी सेक्टर का रोल था अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, ठीक है। किसके अंदर रोल था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के अंदर इस सेक्टर का इतना रोल था भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, हर एक साथी के दिमाग में घुस गई भाई। प्राइमरी सेक्टर का कितना रोल था, जैसे मान लिया कि 100 रुपया अपने देश के, पूरे देश के पास 100 रुपये है अपना देश में, ठीक है। 100 मत समझ लो, 14 रुपया का जो योगदान करे वो कह रहा था प्राइमरी सेक्टर ना, ठीक है। 31 रुपया का योगदान करे वो करे सेकेंडरी सेक्टर ना, ठीक है। और 54 रुपया जो सबका गणा जो रुपये थे वो किसके थे, टर्सरी सेक्टर के थे भाई। नू इस हिसाब तक हम फड़ाए के देखे लो, आगे चीज समझ में। तो नू है परसेंटेज मतलब जितने भी हमारी करोड़ की इनकम थी हमारे देश की, उसमें सबसे ज्यादा था टर्सरी सेक्टर का रोल, फिर सेकेंडरी का, और सबसे कम था हमारा प्राइमरी सेक्टर का रोल। चीजें समझ में आ गई। तो ये हमारा हो गया भाई पहला चैप्टर पूरा भाई, इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का हमारा पहला चैप्टर हमने पूरा कर दिया है, ठीक है। इसकी मतलब पीडीएफ होगी, एंड रिटन नोट्स होंगे वगैरह वगैरह सारे आपको बैच के अंदर मिल जाएंगे। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा, उधर आप कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको सीईटी ग्रुप डी का बैच मिल जाएगा भाई, जो कि अभी अभी लॉन्च कराया है, ठीक है। आज से क्लासेज लगनी स्टार्ट हुई है। इसके अलावा आपको कंप्लीट जीके का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करने लग रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी अलग से बैच है। और अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी करने लग रहे हो, उसके लिए आपको डीप जीके करनी है, तो उसका उस बैच के अंदर भी यही क्लास जाएगी। तो चारों के अंदर से आप कोई सा भी ले लेना, सबकी 1-1 साल की वैलिडिटी है। और सीईटी वाले बैचों के अंदर स्पेशल ऑफर आया हुआ है, अगर आप सीईटी 60 कोड यूज करते हो, ठीक है, आज रात के 12 बजे तक, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है भाई। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। आज वाली क्लास आपकी यूट्यूब के ऊपर पब्लिक रहेगी, क्योंकि ये पहली क्लास है इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की। आगे से आपकी सारी क्लास बैच के अंदर ही आपको मिलेंगी भाई, ठीक है। सारे राम राम, धन्यवाद, लाना ला लो, खाए जाओ फटाफट भाई।